नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे 15 जनवरी का प्रीव्यू और जानेंगे फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को निफ्टी आईटी ने तहलका मचा दिया। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, एलटीटीएस सारी आईटी कंपनीज़ ने बेतोड़ ऊपर गए और ऑनेस्टली मुझे नंबर में टीसीएस और इन्फोसिस के ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि 5%, 7%, 8% का मूवमेंट आएगा। हाँ, एक्सपेक्टेशन एकदम ही कम थी, इतनी ज़्यादा कम थी कि एक्सपेक्टेशन से जस्ट ऊपर था, तब भी रिज़ल्ट इतना ऊपर चला गया। अभी भी मेरा यही मानना है कि कुछ भी ऐसा नहीं है आईटी कंपनीज़ के रिज़ल्ट में टी खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस में कि 8% का मूवमेंट आए। बट स्टिल जब एक्सपेक्टेशन ही इतनी कम हो और एक्सपेक्टेशन से हल्का-सा ठीक आ जाए, तो इसी तरह से मूवमेंट आता है। तो देखेंगे आज विप्रो के रिज़ल्ट्स भी, एचसीएल के रिज़ल्ट्स भी और देख लेते हैं पहले निफ्टी। तो निफ्टी में हमें पता है 21,500 का सपोर्ट था, 21,800 का रेजिस्टेंस था। यहीं गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से फिर ऊपर गया। 1 आवर का चार्ट है। तो हम 22,000 हमारा लॉजिकल टारगेट भी है, बहुत पास आने वाला है। तो हो सकता है कि कल क्योंकि विप्रो और एचसीएल के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, तो उनके Q3 रिज़ल्ट्स के बाद मूवमेंट आए। अब स्टॉक्स Q3 रिज़ल्ट्स पर मूव करेंगे, कैसा उनका रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगेन ऑप्शन चेन हमने देखा हुआ है, कुछ ऐसा बहुत क्लियर पिक्चर नहीं बनी हुई है यहाँ। हालाँकि ऊपर जो 22,000 का जो रेजिस्टेंस था, वो ऊपर से वहाँ से गायब हो चुका है। वो धीरे-धीरे आपको दिख रहा होगा 22,300 पे आ चुका है। तो एक्सपेक्टेशन उस तरह की सेट हो चुकी है, बट अगेन एक दिन में कुछ ऐसा आई डोंट थिंक कि जैसा फ्राइडे को था वैसा होगा कि आप निफ्टी टू 250 पॉइंट ऊपर जाए, 1% ऊपर जाए, बट स्टिल 21,800 का रेजिस्टेंस है हल्का-सा, लेकिन 21,700 ज़्यादा है। मेरा भी मानना है कि लॉजिकली 21,500 का ही टारगेट सपोर्ट रहेगा। तो ये तो बात हो गई निफ्टी आईटी की, निफ्टी बैंक में देख लेते हैं, इसमें भी मूवमेंट आया। कुछ खास नहीं था, हल्का-सा इसने रेजिस्टेंस थोड़ा-सा आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट किया, एसबीआई ने सपोर्ट किया। एसबीआई में मैं बहुत बुलिश हूँ, आपने हाल ही में देखा भी होगा। लिटरली एक बुल भी एसबीआई के ब्रांच में पहुँच चुका है। तो अभी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। निफ्टी आईटी को हम आईटी 20 के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ से हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, बट निफ्टी आईटी ने अच्छा मूवमेंट दिया, 5% ऊपर गया। कुछ दिनों पहले ही 4.5% ऊपर गया था और फिर अब वापस 5% ऊपर गया है। ये गैप बहुत बड़ा है, इस गैप को ज़रूर फ़िल करेगा, मेरे को लगता है ऐसा। पिछली बार भी जब ऊपर गया था तो गैप को फ़िल करना ज़रूर आया था। तो किसी की कोई ट्रेन गाड़ी छूटी नहीं है, फिर हमको मौका मिलेगा। अ, हमेशा मोस्टली देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमेशा गैप को फ़िल ज़रूर करता है। यहाँ देखिए गैप को फ़िल करने आया, ये हो सकता है धीरे-धीरे करके वापस इस गैप को फ़िल करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस लाइन को भले ही ना टच करे, पर इसके आस-पास ज़रूर जाएगा। आप पिछली बार भी देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो आप गैप ओपन हुआ, यहाँ भी 4.5% का मूवमेंट था, ऊपर गया, गैप डाउन और देखिए यहाँ पर आ गया। तो वो गैप फिल करने ज़रूर आता है, तो अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपकी ट्रेन छूट गई, तो कभी भी ट्रेन ऐसे छूटती नहीं है। मोस्टली आपको री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा मिलती हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। आईटीबीज़ को हम ट्रैक कर रहे हैं, ये वीकली बेसिस पर है, तो आप देखो कि इस चैनल के ऊपर आ चुका है, री-एंट्री का मौका दिया इसने, वापस यहाँ तक आया देखिए। अब ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है धीरे-धीरे करके यहाँ जाए। कुछ इस तरह यहाँ जो ये टारगेट है, सॉरी लाइन बहुत खराब हो गई। 40 का टारगेट है, तो एक राउंडिंग बॉटम बनेगा, फिर हम इसको आगे देखेंगे। इन्फोसिस इन्फोसिस का हमने वीकली चार्ट खोल लिया। देखिए मैंने डेली नहीं खोला क्योंकि डेली चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आप वीकली चार्ट में देख सकते हो कि 2 एक ये पॉइंट देख सकते हो, सॉरी, एक ये पॉइंट देख सकते हो जहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसके ऊपर एक हल्का-सा एक रेजिस्टेंस यही है। तो 2 क्विक रेजिस्टेंस है, एक है 1615 के आसपास और दूसरा है 1650 के आसपास। तो 1615 से लेके 1650 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वीकली बेसिस पे बड़ा है। उसके बाद एक गैप भी है, याद रखिए ये इतना बड़ा गैप भी आया था इसमें, इस गैप को भी फिल करना है। अगर आप ये गैप देखोगे, इस गैप को भी फिल करने में, ये वीकली चार्ट है, तो इस गैप को फिल करने में इसको न जाने कितने वीक्स लग गए, फिर स्ट्रगल किया। तो ये गैप फिल करना आसान नहीं होता है, तो इस बड़े गैप को फिल करने के लिए इसको बहुत नीचे चक्कर काटने पड़ते हैं। अब शायद ये इसको फिल कर ले, तो अभी भी कोई भी इन्फोसिस में आपकी ट्रेन गाड़ी कुछ भी नहीं छूटी है। यहाँ पर स्ट्रगल करेगा, आप यहाँ पर जब कंसोलिडेट करें, तब आप अच्छे मौका देख के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। टीसीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना डेली बेसिस पर, ना वीकली बेसिस पर। इस गैप होने का कोई रीज़न नहीं था। चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। लगा लेते हैं इसको वीकली बेसिस पर। वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो ये भी एक राउंडिंग बॉटम बनाने के चक्कर में बैठा हुआ है। बट मेरे को अभी नहीं लगता कि ये जाएगा। मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करके हल्का-सा नीचे ज़रूर आएगा। Q3 के रिज़ल्ट्स कुछ भी अच्छे नहीं हैं। एचसीएल टेक के रिज़ल्ट से पहले एचसीएल टेक के रिज़ल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एचसीएल टेक
एक ऐसी इकलौती आईटी कंपनी है जिसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। याद रखिए इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कांस्टेंट करेंसी बढ़ी हुई है 6%। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 4.3% ईयर ऑन ईयर। तो अच्छा है, अच्छे इनको डील्स भी मिले हैं, अच्छे लार्ज डील्स भी हैं। इकलौती कंपनी जिसका हेडकाउंट बढ़ा है, वरना सभी का चाहे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो तीनों कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तीनों कंपनी के हेडकाउंट के हैं। देखिए आईटी कंपनीज़ में एक 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 पॉइंट ये होता है कि हम रिक्रूटमेंट को देखते हैं, हायरिंग को देखते हैं। जब ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है, ज़्यादा हायरिंग होती है, वो एक सिंबल होता है कि कंपनी को आगे दिख रहा है कि अ, एक एक आगे स्कोप दिख रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ और काम आएगा, उस हिसाब से वो हायरिंग बढ़ाते हैं। तो एचसीएल टेक इकलौती कंपनी जिसमें हायरिंग बढ़ी हुई है और अगर आप चाहे इनका गाइडेंस भी देखोगे तो 18 से 19% का अभी भी ये मेंटेन करके रखे हुए हैं कि एबिटा मार्जिन और इस तरह से ये ग्रोथ करेंगे। ठीक रिज़ल्ट्स हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे इनके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स में तो आपको यहाँ भी दिखाई देगा 6000 में ये पहली बार नहीं गए हैं। लास्ट दिसंबर में भी 6000 गए थे, लेकिन उससे भी बेटर है। तो ईयर ऑन ईयर भी अच्छा रिज़ल्ट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है ही है। सेम कहानी बढ़ती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, नेट प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% पे रखे हैं इन्होंने लास्ट ईयर की तरह। ये देखिए 20-22 पे पहुँचे हुए थे, ये 24% है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ डील की वजह से हुआ है, अपने एम्प्लॉइज़ को हाइक ना के बराबर दी है और मोस्टली दी भी नहीं है। तो कंपनी का तरीका क्या होता है, कंपनी कभी एम्प्लॉइज़ के लिए काम नहीं करती, वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए काम करती है। तो शेयर होल्डर्स को चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो उस बेसिस पर वो एम्प्लॉइज़ की सैलरी हाइक सब आगे-पीछे करके मेंटेन करते हैं। तो फिर भी ना के बराबर करने के बाद भी उन्होंने मेंटेन किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छा लगेगा। सेम कहानी विप्रो के साथ है, बट विप्रो के साथ उल्टी कहानी। विप्रो में आप देखोगे तो 18 से 19% क्यू ऑन क्यू में बढ़ा तो आपको दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देख रहे हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको भले ही इंक्रीज़ दिख रहा हो, ईयर ऑन ईयर आपको डिक्लाइन दिखाई देगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। सेल्स भी डाउन हुई है, प्रॉफिट सब कुछ इसका डाउन गया है। विप्रो की कहानी पूरी होप पे है। अगर आप इनका मीडिया रिलीज़ भी देखोगे, तो वहाँ भी इनका ग्रॉस रेवेन्यू, आईटी सर्विसेज़ सब में डिक्लाइन ज़रूर आया है। हेड काउंट में भी डिक्लाइन आया है। पर्सनली विप्रो को तो मैं आईटी कंपनी मानता भी नहीं, मेरे हिसाब से एक एनजीओ है। बट कुछ भी ऐसा अ नहीं है इनके पास कि यहाँ से ही मूवमेंट करे। बट स्टिल स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी आप देखोगे फ्राइडे को अच्छी वॉल्यूम थी, अच्छा ऊपर ग्रोथ था, ऑलमोस्ट 4% के आसपास ग्रोथ हुआ। टीसी एचसीएल और विप्रो दोनों का ही हम पहले से ही ब्रेकआउट एनालिसिस कर चुके हैं, तो हमको ऐसा कुछ देखने वाली बात है नहीं। एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, सेम कहा विप्रो में आप देखोगे तो आईआरसीटीसी की तरह धीरे-धीरे ऊपर गया था ये। एक एक शॉर्ट टर्म पे इसने यहाँ पर देखिए एक कप एंड हैंडल भी बनाया हुआ है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो इस तरह से एक कप हैंडल बना भी हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बिल्ड हुआ है, इसके ऊपर पहुँच चुका है। वीकली बेसिस पे मार्जिन ऊपर एक काम करते हैं ट्रेडिंग पे देख लेते हैं, इस पर ड्राइंग सेव भी नहीं होती, तो एक बार क्विकली जंप कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से ट्रेडिंग व्यू पे हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोज़ हुआ है। एक कप एंड हैंडल बना के उसके ऊपर गया है। इस चार्ट पैटर्न के बेसिस पे हमने काफ़ी एनालिसिस की थी, आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क्स अ, और भी कुछ स्टॉक थे, वोल्टास। तो उसी तरह का सेम पैटर्न है, लॉन्ग टर्म पे इसने यहाँ पे बनाया है। वीकली बेसिस पर इसके ऊपर गया है। कप एंड हैंडल का टारगेट क्या होता है? आप इसी लाइन को ऊपर पेस्ट कर दोगे, तो 528 का दिख रहा है और लॉजिकल यहाँ पे हमको अ, कैंडल बेसिस पर भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके ऊपर फिर एक छोटा-सा रेजिस्टेंस है 550 के ऊपर, तो पहला टारगेट 528 फिर दूसरा टारगेट 550। याद रखिए कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की, ताकि हमको पता रहे कहाँ रेजिस्टेंस है, कोई हमको आके टीवी पे बेवकूफ़ ना बना पाए। एचसीएल टेक भी देख लेते हैं, एचसीएल टेक की भी हमने ड्राइंग कर रखी है, आई थिंक सेव होनी चाहिए। वीकली बेसिस पे इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है, इसका टारगेट कहाँ आता है? 1844 पे आता है, एक छोटा-सा पोल फ्लैग बना के फिर ब्रेकआउट दिया है, अच्छा मूवमेंट है, तो धीरे-धीरे करके यहाँ जाएगा। एक दिन में आप सोच रहे हो कि पहुँच जाएगा 1840, कभी नहीं होगा, धीरे-धीरे करके आपको पोज़ीशन लेनी पड़ेगी। असिलिया सॉल्यूशंस को हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। जब इस तरह से इसने डाउन फ्लैग बनाया था, तो अब भी हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे और एक नीचे जाए, लेकिन वापस वापस इस क्लोथ के अंदर आ गया। तो इस फ्लैग के अंदर आ गया, हमने यहाँ पे पहले से ही हम लेके बैठे हुए हैं और इसको हम काफ़ी टाइम से ट्रैक भी कर रहे हैं। वीडियो भी बनाया है हमने इसका और इसके अलावा हम इसको ट्विटर पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि 7 जनवरी को हमारा वीडियो था, उसके बाद हम इसको लगातार ट्रैक कर रहे थे।
जब ये 1494 पे था, जब ये 15% पे था। अ, उसके अलावा देखोगे जब 12 जनवरी को ही हमने इसको सुबह भी ट्रैक किया था, जब ये 3% ऊपर था, 1602 1604 के लेवल पे था। अ, बहुत ही शार्प मोमेंट आया इसमें और 13% के ऊपर जाके क्लोज़ हुआ। अगर हम इसको बैकग्राउंड दें तो इस तरह से कुछ ऊपर क्लोज़ हुआ। 1 घंटे में ही एक वॉव मोमेंट आ गया, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। जहाँ तक मुझे पता है इसमें किसी ने बल्क बाइंग की है, आई थिंक प्लूटस वेल्थ है, मैं श्योर नहीं, एक बार देख लेते हैं। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में ट्रेड्स में जाते हैं, बल्क डील्स में जाते हैं। हाँ, देखिए प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 74,771 शेयर्स खरीदे हैं। बाइंग प्राइस ₹1710 का है। उनको भी लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप अगर ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। लाइव मार्केट में वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, आप उनको देख सकते हो। तो वापस अपने चार्ट पे आते हैं, असीलिया अपने राउंडिंग बॉटम इसने एक ही झट से कंप्लीट कर लिया। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी जल्दी से करेगा, तो हम इसको वीकली बेसिस पे देखेंगे। वापस इसने एक राउंडिंग बॉटम बना लिया, वीकली बेसिस पर भी देखिए। तो एक अच्छा मोमेंट है, लगातार ऊपर जाता रहता है। हमने इसको यहाँ कहीं खरीद के ऊपर बेचा, फिर वापस एंट्री ले ली है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। कोई ऐसा सडन मोमेंट इसमें आने का भी हो सकता है, कोई फोमो वाले कुछ आएँ, बट फिलहाल हम इसको ट्रैक करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस को हम ट्रैक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वीकली बेसिस पर इसने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे दिया है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी है। ना नीचे विक है, ना ऊपर विक है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम भी अच्छी है, नीचे आपको ग्रीन बार्स भी दिख रहे हैं। अब कहाँ जाएगा पता नहीं। शॉर्ट टर्म पे टारगेट, टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। जो ये हाइट होती है इसकी, इसी हाइट को आप ऊपर पेस्ट कर दोगे, तो यही इसका टारगेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम पेस्ट कर ही देते हैं। इस टारगेट को ले लेते हैं, इसको क्लोन कर लेंगे। तो अगर हम ऊपर पेस्ट कर देंगे तो 3100 के लेवल आ रहे हैं, तो आप इन लेवल्स को भी ध्यान में रखना। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है, मुझे लगा था कि रिलायंस में यहाँ पे ज़रूर प्रेशर आएगा, वापस इस नीचे आएगा, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ब्रेकआउट किसको नहीं पसंद। इसके बाद अगला स्टॉक जो है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। वीआईपी इंडस्ट्री देखिए टेक्निकली एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी नहीं है, इसको काफ़ी लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रीव्यू आप देखो तो ये इसी पॉइंट से हमेशा ऊपर भाग जा रहा है। लास्ट कई पॉइंट्स हम देख रहे हैं, हमने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखा है, इसी पैरेलल चैनल में ये मूव कर रहा है और इस चैनल से इसमें मूवमेंट आ जाता है और कभी-कभी इस तरह का बहुत शार्प मूवमेंट भी आता है। तो देखने वाली बात क्या है कि वापस इस चैनल पे आ चुका है। इसके अलावा भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी दिख रहा है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम करूँ, तो आपको मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, एक बड़ी-सी रेड कैंडल, एक एक डोजी कैंडल और एक ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ। तो एक मूवमेंट ज़रूर आ सकता है। पहला टारगेट 590 का ही रहेगा और उसके ऊपर हम देखेंगे तो 600 650 के आस-पास जाने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो वीआईपी ये एक एक उनके लिए है जो खतरों के खिलाड़ी हैं, ये फंडामेंटली ठीक कंपनी नहीं है। बट अगर असिलिया ऊपर जा रहा है, अ टूरिज़्म को लेके हम ऊपर जा रहे हैं, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ भी जाना चाहिए, सफारी भी ऊपर जा ही रहा है। तो बैकपैक कौन से लेके जाएँगे? वीआईपी के ही जाएँगे। आईटीसी में आ जाते हैं, आईटीसी में एक शार्प मोमेंट है। अ, हम पहले भी आईटीसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। देखिए यहाँ इसने कंसोलिडेट किया क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था। ट्रेड किया, ऊपर गया, अब इस लेवल पे कंसोलिडेशन करने के चांसेस थे। ऊपर गया सपोर्ट, क्योंकि एफएमसीजी में प्रेशर था थैंक्स टू डाबर एमरी को, नीचे आया और यहाँ से फिर मूवमेंट कर रहा है। तो एक शार्प मूवमेंट 480 तक का तो है ही और उसके ऊपर 500 ही हमारा मीडियम टर्म पे टारगेट बना रहेगा। कैम्स को हम ट्रैक कर रहे हैं, कैम्स को हम ट्वीट भी करते जा रहे हैं, कैम्स ने अपना गैप फिल कर लिया यहाँ पर, गैप फिल करने के बाद लगातार मूवमेंट ऊपर आ रही है, 2900 पहला टारगेट रहेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, देखिए खबर तो ये फ्राइडे को ही आई, लेकिन बहुत लोग को शायद ये बात पहले से ही पता थी, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ भी होगा, गैस वर्क होगा। ये जो मूवमेंट है ना इतना शार्प, इसके आने के पीछे एक रीज़न था। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 2 एक्विजिशन किए, एक किया है कैपिटल फूड्स का, एक किया है ऑर्गेनिक इंडिया का। तो इनकी पोर्टफोलियो और भी बड़ी हो गई है। दोनों ही अच्छे ब्रांड हैं, चाहे कैपिटल फूड्स आपको चिंग चाइनीज़ के लिए मिलता है, सॉस, शेज़वान चटनी ये सब मिलते हैं इसमें, और ऑर्गेनिक इंडिया में आपको हर्बल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मोस्टली मेजॉरिटी टी और शुगर रिलेटेड और जैगरी रिलेटेड, शुगर तो कहना गलत हो जाएगा, जैगरी रिलेटेड मिलेगा, गुड़ से रिलेटेड मिलेगा। तो इन दोनों को एक्विजिशन किया है और आप जाइए इनके जो नोटिफ़िकेशन है पढ़िए कि कहाँ पर है, कैसे है, कितना सेल करता है, चाहे क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके, आप देखोगे कि देसी चाइनीज़ हो, शेज़वान चटनी हो या गार्लिक पेस्ट हो या कैपिटल फूड्स के अंदर आता है और
अलग-अलग पोर्टफ़ोलियो कितना कैगर है, आपको सब बहुत डिटेल में बताया गया। 13% कैगर हमको दिख रहा है यहाँ पर इस सेगमेंट में। सेम आप स्क्रॉल करोगे, आप नीचे जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक इंडिया का भी दिखाई देगा कि इनकी पोर्टफ़ोलियो दिखाई देगी कि हर्बल प्रोडक्ट्स कैसे हैं, घी, अदरक चटनी अ, और क्या कहते हैं जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर मोस्टली टी के लिए ही मिलता है, तो पूरा इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। तो अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जिसने ट्रेड किया है बने रहिए। आगे चल के मुझे लगता है कि ये एचयूएल की तरफ और भी शॉर्ट पोर्टफोलियो बन जाएगा। इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया है। तो मैंने तो ट्रेन मिस कर दी है, बट अगर आप अभी भी ट्रेन में बैठे हो तो प्लीज़ एन्जॉय करना इस राइड को। पीएनबी देख लेते हैं, पीएनबी की भी रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन पीएनबी के साथ दिक्कत क्या है कि पीएनबी अपने नीचे से 100% ऊपर पहुँच चुका है। वीकली बेसिस पे हमने इसका ड्रॉ कर रखा है। वीकली बेसिस पर आपको मूविंग एवरेजेस बहुत ही पॉजिटिव दिख रही हैं, दोनों में क्रॉसओवर दिख रहा है। लेकिन अगर आप आरएसआई देखो तो आरएसआई कहाँ पहुँच चुका है, 70-80 के लेवल पे पहुँच चुका है। इसके ऊपर टिपिकली इसको जाने में तकलीफ होती है। तो ये पॉइंट भी है और आप देखो काफ़ी ऊपर जा चुका है। अगर हम इसको अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें मंथली बेसिस पर तो आपको दिखाई देगा कि मंथली बेसिस पर ये उस लेवल पर आ गया है, जहाँ पहले रेजिस्टेंस था। आप देखोगे सिर्फ़ यही नहीं पहले भी रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिल चुका है। तो देखिए या तो ये इसको ब्रीच कर दे धीरे-धीरे और इसके ऊपर जाए, नहीं तो मोस्टली इस तरह से यहाँ पर एक कप हैंडल या एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ज़रूर बना सकता है। तो एक एंट्री अपॉर्च्युनिटी होगी, लेकिन मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट तब तक नहीं करूँगा जब तक देखिए 2 ऑप्शन मैं तो एक्चुअली मैं इसके बीच में यहाँ पर मैं अपना प्रॉफ़िट बाँध चुका हूँ। मैं अब इसमें कोई भी ऐसा मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा अब इसमें। मंथली बेसिस पे देखो तो लोअर लो ही बनाया जा रहा है। तो आइडियली इसको इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ से हायर हाई के पैटर्न्स बनेंगे और फिर आप उस पे बेसिस पे ले सकते हो। इसके अलावा Q3 के रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं। देखिए मोस्टली स्टॉक्स जो है ना वो Q3 रिज़ल्ट्स पे मूव करेंगे। तो Q3 रिज़ल्ट्स का वेट करिए, देखिए कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अपनी ऑल ग्लोरी में जाएगा 260 पर, तो आप चाहे 100 पे लो, चाहे 110 पे लो, 120 पे लो, 150 पे भी ले लो, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका टारगेट इसका ऑल ग्लोरी ही है। तो बेटर कि आप इसके रिज़ल्ट्स आने का वेट करो। पीएनबी में बहुत इश्यूज़ थे, अब इनके एनपी कम हो चुके हैं, बट अभी भी रिज़ल्ट्स आने का वेट करिए, फिर देखिए। एसबीआई जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं एसबीआई पे काफ़ी बुलिश हूँ। मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया था कि एक री-एंट्री की अपॉर्च्युनिटी हमेशा मिलेगी। प्रीवियस लेवल को इसने टच किया, जो कि रेजिस्टेंस था, अब उसने उसको सपोर्ट में कन्वर्ट लिया, ये कन्फर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद अपवर्ड जर्नी है और वहाँ से 1% 1.5% था, अब वहाँ से क्लोज़ किया है 2.5% के मूवमेंट के साथ। देखिए अर्ली स्पॉटिंग भी ज़रूरी है, बट कोई नहीं, अभी भी ट्रेंड नहीं मिस हुई है। एसबीआई का जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत सॉलिड हो चुके हैं। अ, तो काफ़ी ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसको हम वीकली बेसिस पर भी देख रहे हैं, डेली बेसिस पर तो अच्छा है ही। अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर सम रीज़न ज़िरोधा सेव नहीं करता ड्राइंग, तो इस तरह से एक एक कप एंड हैंडल बन रहा है, इसको आप ऊपर पेस्ट करोगे, इसी लाइन को, तो आपको 750 के आस-पास के दिखाई देंगे वीकली बेसिस पर। बट एक बार इसमें ब्रेकआउट आया तो अच्छा ब्रेकआउट आएगा। एसबीआई की फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, रिज़ल्ट्स अच्छे आने के चांसेस हैं। पिछले रिज़ल्ट्स ऑल टाइम प्रॉफिट पे बैठा है। जिस हिसाब से स्टॉक के फंडामेंटल इम्प्रूव हैं, स्टॉक का चार्ट बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो ये थी आज की एनालिसिस। देख संभल के ट्रेड करेंगे, मार्केट में वोलेटिलिटी बिल्कुल बन सकती है। आईटी के यूफ़ोरिया से बचिए। एक आपके अपने स्टॉक्स जो थे, जो आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखे थे, उनको आप देखिए। आप हो सकता है आप ट्विटर पे फॉलो करिए। नौकरी डॉट कॉम का हमने ब्रेकआउट दिया था, उसमें भी अच्छा मूवमेंट है, वो वीकली बेसिस पर है। तो जो आपके स्टॉक्स हों, जो अच्छे लेवल पे बाइंग आपको मिल रहे हों, आप उनमें इन्वेस्ट करिए। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप उन पे मत ध्यान मत दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।